बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मंजरनामे में एक चीज़ मंजर-ए-आम के ऊपर आई है कि वो एक तातुल जो माजी करीब में देखने को मिल रहा था कि जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकराती टीम की मुलाकात नहीं हो रही थी और उनके वकला की सिर्फ मुलाकात थी। हुकूमत की तरफ से मुलाकात करवाने का इंदिया दिया गया था, लेकिन बाद में मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि उनकी जानिब से ये बुनियाद बनाई गई है कि आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए, तो उसके लिए तगदो कर रहे हैं, लेकिन जेल रूल्स के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इस वक्त मसाइल का सामना है। लेकिन फिर बिलाखिर वो मुलाकात हुई, लेकिन वो इसके बावजूद कि आज़ादाना माहौल में नहीं हो सकी, लेकिन मुलाकात हो गई। उस मुलाकात के बाद तहरीरी तौर के ऊपर मुतालिबात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या अपोजिशन जमातों के उस मुज़ाकराती इकट्ठ ने जो है वो हुकूमती बैठक के सामने रखने हैं और उसकी तारीख 16 तारीख दी गई है। 16 जनवरी को वो इजलास बुलाया गया है और ये तीसरा दौर होगा और इस तीसरे दौर के अंदर वो जो तहरीरी मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे जाएंगे उसके नताइज क्या निकलते हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। दूसरी बात इस मौजू के ऊपर की जाएगी कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या आज जो फैसला सुनाया जाना था और जिसे वक्त मुकर्रा से पहले फिर मौखर कर दिया गया और जिसकी तौजीहात की बयान की गई कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान उस मौके पे अदालत के अंदर पेश नहीं हुए या उनकी टीम पेश नहीं हुई, तो ये किस चीज़ का पेश खैमा है। इसके अलावा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़मानतों के जो मुकदमात हैं, 9 मई के केसेस में 7 मुकदमात ऐसे थे जिनकी ज़मानतों के मुकदमात में एतराज़ात आयद किए गए थे। उन दरखास्तों के ऊपर वो एतराज़ात भी 7 मुकदमात से दूर कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आज एक अहम शख्सियत का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ है जो गुज़श्ता 18 माह से कैद के अंदर है और सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुआ है। तो ये हालात किस तरफ को जा रहे हैं, क्या इस मुज़ाकरात को कोई नतीजा निकलेगा या बगैर नतीजा ही ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और ये पूरा हवा क्यों बना हुआ है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि मुलाकात, हमारा जो गुज़श्ता प्रोग्राम था उस वक्त तक मुलाकात नहीं थी, तो जो मुलाकात हो गई, अब मुलाकात के बाद की सूरत हाल कोई तब्दील हुई है, ये दिन वैसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो जी तमाम आलम इस्लाम को कल हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का यौम विलादत है, ये मुबारक हो जी। दूसरा, यासर आपने एक बात की है कि मुलाकात के बाद क्या सारी चीज़ें तब्दील हो गई। मेरे तो 2 सवाल हैं जो मैं सुबह से 22 लोगों से पूछूंगा, मैं गिन के आपको बताऊँ, 22 लोगों से, और 22 के 22 हुकूमती लोग थे और उसके साथ इन 22 लोगों में से 6 लोग वो थे जो साबिक IG जेल खाना जाते रह चुके हैं। मैंने पूछा जी कि मुलाकात का प्रोटोकॉल क्या होता है और मुलाकात के दिन कौन से होते हैं और इतवार के रोज़ कितने % मुलाकात होती है। उसने कहा इतवार के रोज़ मुलाकात होती है, स्पेशल मुलाकात इतवार के रोज़ हो सकती है, ये कानून में मौजूद है। मैं कहा अगर ये कानून में मौजूद है तो फिर रास्ते में रुकावट कौन सी ऐसी थी जिसकी वजह से इतने दिन मुलाकात नहीं हुई। और मैंने एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से पूछा तो उसने कहा जी हमें तो सुबह जब सो के उठे हैं तो पता चला कि कमेटी इतवार वाले दिन भी मुलाकात करके जा चुकी है। अब बात यह है कि एक बात तो बड़ी क्लियर है, मुलाकात करवाई गई, ठीक है। उस मुलाकात के करवाने के बाद एक तो इस मुलाकात से पहले जो 1 घंटा 6 मिनट अली अमीन गंडापुर मिले, उसमें कमेटी के कोई और साथी शामिल नहीं थे। मेरी इतला के मुताबिक असल पैगाम कहीं से वो लेकर आए थे और उस पैगाम के इवज़ जो कुछ लेके उन्होंने जाना था पैगाम वो लेके गए थे। आपने ये भी देखा कि मुलाकात के बाद बाकी लोग मीडिया टॉक कर रहे थे और अली अमीन गंडापुर जो मीडिया टॉक नहीं छोड़ते वो फौरी तौर पे वापस रवाना हो गए थे। इसका मतलब है कि कहीं जवाब पहुंचाना था, ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है जिसकी तस्दीक खान साहब के, इमरान खान की फैमिली के लोगों ने की है कि इमरान खान हर ऑफर्स पे वाज़े तौर पे कह रहा है कि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, बदला नहीं लूँगा, सियासी इंतकाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये मुझे कहे कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊँ, मुझे बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, मुझे जमान पार्क शिफ्ट कर दिया जाए, तो इससे कई दर्जे बेहतर है कि मुझे अटक जेल, जो इनकी सबसे सख्त जेल है, मुझे वहाँ शिफ्ट कर दें। मैं अपने मामलात पर कानूनी तौर पर जंग लड़ूंगा,
कोई डील नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी एक तरफ तो ये बात बड़ी क्लियर जो खान साहब की फैमिली ने यासर मुझे बताई, सही। दूसरी तरफ आज ये जो एक सारा एपिसोड हुआ है ना फैसले वाला, इस पर आकर कुछ चीज़ें किसी और तरफ जाती नजर आती हैं। दो चीज़ें हैं कि आज आपने देखा होगा कि इस एपिसोड के बाद अता तारर और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे हंसी आ रही थी। उस्मा भारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हंसी आ रही थी। गवर्नमेंट में आप हैं, इमरान खान तो नहीं है। अगर वो जेल में बैठकर इतना ताकतवर है, अगर वो जेल में रहकर इतना ताकतवर है, तो फिर आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, आपको बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, आपको भी बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और अगर वो जेल में उसने ये सारा कुछ नहीं किया, उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं हुआ, जो मुझे यकीन है उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो आज इमरान खान तो खुद आज फैसला सुनना चाहता था, वो तो तैयार बैठा था। ये फैसला जितना डिले हो रहा है इसका नुकसान हो रहा है, उतना जाके हाई कोर्ट में जाना फिर पिटीशन करना, वो तो इंतजार में था। दूसरी बात है ये कौन सा फैसला था यार, इस्लामी यूनिवर्सिटी बना दी, ये कसूर है? पैसा इमरान खान के अकाउंट में आया नहीं, इमरान खान डायरेक्टर है, कोई पैसा उन्हें तनख्वाह मिलती है, तो जवाब आएगा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा जो वहाँ पे सवालात के जवाब दिए गए। डायरेक्टर को तो पैसा जाता है, सर ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी को नहीं जाते। मतलब कोई एक चीज़ जो उनके खाते में नहीं, उनके अकाउंट में पैसा है नहीं, पैसा बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में चला गया। 22 अरब रुपया गालबन उस पर इंटरेस्ट भी मिला है इनको ना, वो इन्वेस्ट किया गया था, जो भी हुआ 22 अरब रुपया, तो वो गवर्नमेंट गला इमरान खान को तो नहीं मिला। फिर आपने एक रूल बनाया हुआ है कि कबीना से जो फैसला मंजूर होता है उस पर केस नहीं बनता ना, ये कानून है एक। अब आपने वो सारा कुछ भी कर लिया, उसके बाद कुछ लोगों ने आके गवाहियाँ भी दे दी, ये बंद लिफाफा था, तो उस वक्त गूंगे थे, बहरे थे, बोल नहीं सकते थे, वकुआ, मौका, वक्त, ये 3 चीज़ें बड़ी अकाउंट करती हैं। खान साहब को इस केस में सजा के बाद हाई कोर्ट सजा को उड़ा देगा, ये आप लिख के रख लीजिएगा, इसलिए सजा नहीं दी। लेकिन आज मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। मैं सुबह से टीवी के आके बैठा था कि यार पता नहीं क्या फैसला आना है, पता नहीं क्या मतलब क्या मतलब कितने साल होनी है। अच्छा, ये तो सबको पता था क्या आना है, कितने साल होनी है, उसमें उन्होंने किस किस जुर्म में क्या क्या उस पर करना है। लेकिन अचानक पता चला कि जनाब वो जज साहब चले गए हैं और तारीख 17 भर गई है। और फिर जब पूछा गया, पता चला जी जब तक मुलज़िम सामने ना हो तो सज़ा नहीं सुनाई जाती। अच्छा, मैंने सोचा शायद इमरान खान ज़मान पार्क में है। मैंने 3-4 बंदों से पूछा खान साहब ज़मान पार्क में है या बनी गाला में? उन्होंने कहा नहीं जेल में है। तो मैं कहा अदालत बनी गाला में लगी थी? उसने कहा नहीं जेल में लगी थी। तो मैं कहा फिर जेल वाले लेके आते ना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? लाहौर में होते ज़मान पार्क कहते जनाब गाड़ी रास्ते में धुंध की वजह से लेट हो गई, और भाई जेल में थे, लाते कमरे से लाके पेश कर देते, बुशरा बीबी भी आ गई। अगर रात आप 12 बजे तक, 11 बजे तक, 8 बजे तक या 9 बजे तक समाअत कर सकते हैं, तो आप 1 घंटा 2 घंटे वेट नहीं कर सकते? ना करें वेट, चलिए ये भी ख़त्म कर दें। जो सज़ा इमरान खान को इस्लामाबाद की एक अदालत से हुई थी, उस वक्त ये लाहौर में थे, पेश नहीं हुए थे, नहीं ना हुए थे, तो उस वक्त बगैर पेश हुए सज़ा हो गई थी, और सज़ा पर अमल दरामद 5 से 7 मिनट बाद हो गया था, गिरफ्तारी, फिर आगे जेल के लिए रवानगी, ये हो गया था ना। तो यार अब भी आप कर देते, क्या फ़र्क पड़ना था? इन तमाम चीज़ों से लगता है कि शायद गेम किसी और के हाथ में है, क्योंकि जिस तरह आज तीनों जो तर्जमान थे, मैं तीनों को इसलिए तर्जमान कहूँगा कि तीनों टीवी पे आके बोलते हैं, तलाल चौधरी साहब, अता तारड़ साहब और हमारी बहन उस्मा बुहारी साहिबा, जिस तरीके से उन्होंने इस पे आके आज गुफ्तगू की है, या वो बेबस थे या उनकी बस हो गई थी, तो या फिर वो प्री प्लान उनकी, या फिर उनकी बस निकल चुकी है। बस तो निकल चुकी है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, अफसोस ना कीजिएगा, परेशान भी ना होइएगा। बस तो निकल चुकी है, क्योंकि बहुत से लोगों की बस मिस हो गई है। ये अवामी बस होती है ना, जिसमें अवाम ने बैठना होता है, बिठाना होता है, और अवाम के बगैर अकेले बस में आप बैठ जाए ना तो सीटें जितनी मर्जी खाली हों, लेकिन खौफ आता है
क्योंकि पूरी बस खाली है ना, तो अब ये खाली बस में बैठने वाले हैं। ड्राइवर किधर को ले जाए, ड्राइवर किधर को ले जाए, और लेकिन नहीं, ड्राइवर मंजिल पे लेके जाएगा, लेकिन खाली बस की मंजिल जो होती है ना उसका नहीं पता होता। हमेशा मंजिल उसका पता होता है जिस बस में सवारियाँ ज़्यादा हों, क्योंकि सवारियाँ बैठती उसमें हैं जहाँ आपका टिकट लिया होता है। जिसमें आप अकेले बैठ गए इसका मतलब इसकी मंजिल कोई नहीं है, किसी जगह भी रुक गई, किसी नाले में भी गिरा दी, कुछ भी हो गया ना, तो ये होता है। तो इन दोनों चीज़ों के बाद तीसरा प्रोटेक्शन आर्डर जारी होना, उस पर अमल होता है नहीं होता, इसको तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ये तीन चीज़ें जो है ये इशारा कर रही हैं किसी तरफ कि किसी ना किसी जगह कोई ना कोई चीज़ चल रही है। फिर जवेद लतीफ़ साहब का फिर दोबारा एक दिन पहले फिर ये कहना कि नहीं अब भी सहूलतकारी हो रही है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती उनको सहूलतकारी का कहाँ से पता चलता है। ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ इशारा दे रही हैं, उनको वहीं से पता चलता है जहाँ से उनकी नहीं हुई। और तीसरी चीज़ यासर साहब, आज फिर जो समात थी उसमें भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना, ये सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ें और इनका खाता करें तो आपको नज़र आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आप बहुत गौर से, आपकी नज़र बड़ी तेज़ है, अब अंदर से चीज़ जो है ना वो देख लेते हैं। तो ये तो मुझे बताएं, मेरी वज़ीर आला ने आज बहावलपुर में ख़िताब किया और मुझे नीचे से नारों की आवाज़ भी आ रही थी, कैमरा नीचे क्यों नहीं जाता, अवाम में कैमरा क्यों नहीं जाता। देखे ना, सामने करोड़ों, हज़ारों, सैकड़ों लोग बैठे हों और वो नारे भी लगाते हों, कैमरा अवाम में क्यों नहीं जाता। कारकुनान देखना ही लीडर को चाहते हैं, तो ओ यार हम तो कारकुनों को देखना चाहते हैं ना, क्यों हमें भी तो पता चले ना। आपके लिए थोड़ी फिर सर वो फिल्माया जा रहा है। चलिए आपके लिए करते हैं, आपके लिए फरमाया जा रहा है, तो मैं आप पे कर देता हूँ। जिन कारकुनों के लिए फिल्माया जा रहा है उनकी यही है कि वो लीडर को देखना चाहते हैं, तो इसीलिए कैमरा उन पे। आपने पाकपतन में आपको क्राउड नजर आया? नहीं। बहावलपुर पे क्राउड नजर आया? ला तादाद है, कहते हैं कैमरे की वसत वहां तक नहीं जाती जहां तक क्राउड होता है। नहीं, कौन कैमरा किसका नाम रखा हुआ है मुझे बता देना, ये क्यों नहीं दिखाया जाता। ये मेरे समझ से बाहर है यार, ये दिखाना चाहिए ताकि हमारी जो कायद हैं उनके इज्तिमा जो है वो देखनी चाहिए ना हमें, इसलिए हम चाहते हैं। वो पॉपुलैरिटी की बहुत ज़्यादा तशहीर नहीं करना चाहती, तो स्टेज पे खड़े होके कि चुप गूंगे बन के रहने देने, वो तो खिताब है ना, वो तो अतमाम हुज्जत के लिए वो करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पहला खिताब का पहला हिस्सा मैंने सुना, मैं बड़ा मुतासर हुआ, बहुत अच्छी तकरीर पहले हिस्से में की उन्होंने। और कल भी जो दी रानी प्रोग्राम था उसमें भी जो उन्होंने ख़िताब किया तो उनकी आंखों में आंसू थे, मैं बड़ा मुतासर हुआ। उसमें दिखाए उन्होंने जोड़े बैठे हुए। और आज जब ख़िताब किया गया, एक बच्ची ने मुझे माँ कहा और ये भी दिखाया कि मुझे पहनने के लिए चुन्नी, चादर, ब्रेसलेट कौन कौन से दिए। अच्छा, मुझे वो बच्चे नहीं नज़र आए। मैं ढूंढता रहा उन बच्चों के चेहरों पे मैं मुस्कुराहट दे सकूं, जिनको बेचारों को शायद मिलती हो रोटी टाइम पे, ताकि मैं उन चेहरों को पहचान सकूं जिनके वहाँ पे चिकन का रेट सस्ता हो, उन चेहरों को पहचान सकूं जहाँ पे सब्ज़ी सस्ती हो, उन चेहरों को पहचान सकूं जहाँ पर मेडिसिन महंगी ना हुई हो, मैं उन चेहरों को पहचान सकूं जहाँ पर हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, मैं उन चेहरों को पहचान सकूं जहाँ पर यह पता चले कि जनाब ये चेहरे जो है इसलिए खुश हैं कि इनको हुकूमत की तरफ से लातादाद सहूलतें मिल चुकी हैं। मैं उन चेहरों को पहचान सकूं कि शायद किसी बच्चे के चेहरे पे इतनी रौनक हो कि जिससे कम से कम मुझे आवाम का और अपना दुख थोड़ा सा भूल जाए। मैं तो इसलिए देखता हूँ, आप ज़रूर बात कीजिएगा, आपकी बड़ी कुर्बत होती है ऐसे लोगों के साथ, ज़रूर कीजिएगा ताकि हम देख सकें, फिर हम भी जाके कह सकें कि वाकई हम ये, मैं और आप जो यहाँ बैठ के कहते हैं ना चिकन बड़ा महंगा है, सब्ज़ी बड़ी महंगी, रोटी बड़ी महंगी, और वो जो बाकी लोग मेहमान कहते हैं जी कि तंदूरों तक भी ये चले जाते हैं, हमें तंदूरों में नहीं चाहिए, हमें आवाम के दिलों में चाहिए। तो वो कह रही है आवाम की खिदमत कर रही हूँ मैं, अगर मैं मुंह पे हाथ फेर के कहूँ कि तुम्हारा हीटर उतार दूंगी तो फिर आवाम की कौन सा ये वाला हीटर जो ये उतारना आपने, उसने कहा, आपने कहा बात ये है ये उतारना आपने, कौन सा हीटर उतारना है? वो तो डयाला वाले हीटर की बात। तो उतार ले यार, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे बताएं क्या फ़र्क पड़ेगा उसे, क्या नहीं आपने उतारा? हमें तो फ़र्क पड़ गया ना सर, हमें तो फ़र्क पड़ गया ना। क्या फ़र्क पड़ गया है? क्या फ़र्क पड़ गया आपको? पूरे पाकिस्तान को फ़र्क पड़ गया सर। किस चीज़ का बता देना मुझे।
नए नए फॉर्मों की हुकूमत बन गई है, हमें तो फर्क पड़ गया, सानू तो लग पता गया ना सर। बात यह है कि आप तो खुशी बने हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि आपके लिए सहूलत और आसानियाँ बेइंतहा हैं। ये तो हम जैसे बेचारे लोग हैं सफ़ेद पोश जो ढूंढते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि शायद रात को लोग सब्ज़ी लेने जाते हैं, अब सस्ती हो, पता लगता है पहले तो महंगी हो गई है। सर ये जो चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं ना, बनावटी सी हैं। हमारे एक दोस्त हैं जीएम शाह, ये हुकूमत भी बनावटी है यहाँ कौन सी? सर हमारी बनावटी सी हैं। मैंने हम कहा तो शायद मेरी वज़ीर आला तरद्दुद के लिए करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जीएम शाह, उनका एक शेर है कि यसू पंजू हार कबूतर डोली ते छेवां झल्ला मैं, सुफने सारे टब्बर देते वेखन वाला कल्ला मैं। तो सर हमारी तो हालत ये है, उसके बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं कि चलो अतमाम उज्जत के तौर पे कोई तरद्दुद ही कर ले हल्का। या आपने अपने आप को कवर करने के लिए बात की है, ऐसी बात मुझे ब्रेक लेनी है। नहीं ब्रेक ना लें, ब्रेक तो आपने कौम की लगवा दी है। एक ब्रेक लेनी है जी। साबिक गवर्नर सिंध सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर उमर साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है उसको अगर आगे बढ़ाएं तो क्या ये आगे बढ़ भी सकती है या यहीं पे इसको ब्रेक लगाना पड़ेगी? क्या इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ये शराब के मुतरादिफ है या यही हकीकत है? और कैनवस के ऊपर अब एक नया मंजर बन रहा है जिसके खदोखाल वज़ा हो रहे हैं और हर एक किरदार जो है वो अपने सांचे के अंदर ढल रहा है, या फिर इस वक्त मखौटे ज्यादा चेहरों के ऊपर आ चुके हैं और बयानबाजी में मजीद इजाफा हो चुका है। इस मुज़ाकराती अमल का नतीजा क्या निकलेगा? जो डिमांड्स हैं वो किस हद तक काबिल अमल हैं? और इस नतीजे में वो जो बड़ी सियासी ताकतें थीं या बड़ी सियासी शख्सियात थीं वो अगर इस पूरे अमल में शरीक नहीं है और उनकी थपकी मौजूद है तो इस थपकी का फायदा क्या बराह रास्त उन्हें होगा, यानी बिल वास्ता या बिला वास्ता उन्हें होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो फिर थपकी के नताइज क्या रहेंगे? इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर साहब ने। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैर साहब क्या समझते हैं सर के जो 16 तारीख को तीसरी बैठक होनी है और जो पिछले 2 अदवार हो चुके हैं उनके नताइज को देखते हुए इसके इम्कानात किस हद तक रोशन है कि बेहतरी की तरफ मंजरनामा जाएगा? मेरा ख्याल है वो लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मैं मायूसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई मुझे तो नहीं लगता कि कुछ निकल के आएगा। अल्लाह करे मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन अगर आप दोनों साइड्स की पोजीशन देखें, हुकूमत की और पीटीआई की, तो इतना उसमें गैप है कि दोनों के लिए एक दूसरे की डिमांड्स एक्सेप्ट करना काबिल कबूल ही नहीं है। पीएमएलएन जो हुकूमत है या दूसरी इत्तेहादी पार्टीज उनकी है, उनका अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं पीटीआई की डिमांड्स को, उनकी पोजीशन को, तो उनका अपना तख्ता हो जाएगा। और इसी तरह से हुकूमत के लिए पीटीआई को कोई स्पेस क्यों दें? वो इस वक्त पीटीआई मेरे हिसाब से पिछले 1-2 साल में जब से उनकी हुकूमत गई है सबसे कमजोर तरीन पोजीशन पर है। एक उनको अपना हमेशा से पीटीआई को था कि जी हम अवाम की ताकत हमारे साथ है और हम स्ट्रीट एजिटेशन करके इस हुकूमत को गिरा देंगे या कमजोर कर देंगे। वो 26 नवंबर के बाद वो भी ऑप्शन तकरीबन खत्म हो गया, एटलीस्ट फॉर नाउ तो खत्म हो गया है। लोगों को दोबारा वर्कर्स को निकालना, जबकि 26 नवंबर को जो हुआ था उसके बाद काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब स्टेट हर हद तक जाने के लिए तैयार हो तो फिर आप स्ट्रीट एजिटेशन करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, बल्कि नामुमकिन ही होता है, समझ लें। तो ये एक दोनों की पोजीशन, दोनों का किसी न किसी ऑडियंस को दिखाने के लिए बातचीत हो रही है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा जुबैर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, नज़र भी यही आ रहा है। क्या आप इस हुकूमत के टेन्योर को पूरा होते देख रहे हैं? एक अफवाहें बड़ी गर्दिशकारियाँ तेज़ी के साथ कि कोई निगरान सेटअप के लिए इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी कुछ हो रहा है, इसमें कोई हकीकत है? नहीं, इसमें कोई मेरा तो नहीं, मैंने तो कहीं नहीं सुना। वो ये पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे के बाद ऐसा कुछ होता है। देखे ना, इस वक्त जो हुकूमत है उसको फुल पैकिंग जब की और एस्टेब्लिशमेंट की जब तक पैकिंग होगी तो वो क्यों इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे? अगर आपको मैं वापस लेके जाऊं, ये जो
2002 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यू लीग बनाई गई, उसको तोड़ के PMLN को, पैट्रियट्स बनाई गई PPP को तोड़ के, और उनकी हुकूमत बना दी गई। क्यू लीग ने पूरे 5 साल सरवाइव किया, वो कोई पॉपुलर तो नहीं थे। 5 साल इसलिए सरवाइव किया था कि मुशर्रफ साहब उनके साथ थे, एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की उनके साथ थी। तो ऑपोजिशन को डरा के, धमका के, अंदर बंद करके, एग्जाइल पे रख के हुकूमत चलती रही 5 साल। तो वो अनफॉर्चुनेट पार्ट होता है ये। इससे मेरी तो ख्वाहिश होगी कि ना चले, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से अगर कोई तज्जिया करे तो ऐसे ही लगता है कि चलेंगे। अब आपस में कोई ऐसी कोई तलखी पैदा हो जाए और प्रेजेंट जो पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी है, तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका तो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने इमरान खान के दौर पे देखा था। लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गैप है। दूसरी चीज एक और जो मैं समझता हूँ कि क्यों ये हुकूमत चलेगी, उसकी एक वजह ये है कि ये जो इस वक्त जो एक आप समझ लें जंग का माहौल है, एक तरफ द मोस्ट पॉपुलर हैं और एक तरफ द मोस्ट पावरफुल है। होना तो ये चाहिए कि जो मोस्ट पॉपुलर होता है उसी को मोस्ट पावरफुल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, हमने देखा है। तो जैसे जनरल ज़ियाउल हक सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और भुट्टो साहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी के वो जंग तो ज़ियाउल हक ही जीते थे। नॉट इन द लॉन्ग रन, पाकिस्तान को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा के वो जंग जीते थे, उनको जान से मारना पड़ा उनको। और पीपल्स पार्टी के साथ जाहिर है हमने सबने देखा कितने मजालिम ढाए। इसी तरह से जनरल मुशर्रफ साहब ने जिस तरह से पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ किया था, तो वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होता, लेकिन वो वक्त तो गुजार लेते हैं। सर एक चीज़ ये बताइए, आप कहते हैं कि जो पॉपुलर वो वही पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस वक्त पावरफुल शहबाज शरीफ साहब हैं। मैं तो समझा था ये बड़ा सीरियस प्रोग्राम है। नहीं ऐसी तो सवाल भी मेरा ख्याल है बच्चे को भी पता है कि उनके पास कोई पावर नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनको कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ जो थे वो नवाज शरीफ बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नवाज शरीफ पावर लेना चाहते थे। उनकी लड़ाई इस वजह से होती थी कि ही थॉट कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर, उनको अवाम ने इलेक्ट किया है और सबसे ज्यादा पावर उनके पास होनी चाहिए, फैसला साजी उनको करनी चाहिए। जो बड़े फैसले हैं वो सियासी बसीरत के बेसिस पर होनी चाहिए, अवाम की पैकिंग के बेसिस पर होनी चाहिए। और इसी वजह से महाजराई होती थी, चाहे 3 दफा उनका तख्ता भी इस वजह से हुआ था। अच्छा जुबैर साहब, आप समझते हैं कि मियाँ साहब दोबारा अपने साबका बयानी पे आएंगे, या मियाँ साहब की खामोशी जो है वो इस बात की दलील है कि वो बस कहते हैं कि चलना चाहिए जैसा भी काम चल रहा है? नहीं, अब तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि इस वक्त तो देखे ना, उनकी एक तो मजबूरी है कि उनकी बेटी अपनी जो है, जो उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि उनका सियासी कैरियर ऐसा स्टार्ट हो कि वो अल्टीमेटली जाके पाकिस्तान की वजीर आजम बने, तो चीफ मिनिस्टर तक तो पहुंचा दिया और भाई उनके वजीर आजम है, पार्टी उनकी हुकूमत कर रही है पंजाब में भी और सेंटर में भी। तो अगर वो अपने वापस पुराने बयानिए पर आएंगे तो फिर उनको ये पता कि इसमें तो फिर उनकी अपनी पार्टी का तख्ता हो जाएगा और उनकी अपनी बेटी का जो कैरियर है वो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो वो उनकी मजबूरी है। लेकिन मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ वो इतना इस माहौल को और इस जो भी हो रहा है पिछले 1 आध साल से उसको कोई इंजॉय नहीं कर रहे होंगे। इससे ज्यादा वो इंजॉय कर रहे थे जब वो जेल में थे, कि एटलीस्ट उनको ये पता था कि जी मैं एक कुर्बानी दे रहा हूँ सिविलियन बालादस्ती के लिए। लेकिन जाहिर है उनका कसूर भी है कि भाई की बातों में आके उन्होंने वो बड़ा बयानिया जो था वोट को इज्जत दो का वो खत्म कर दिया। सिविलियन बालादस्ती की जंग जो वो समझ रहे थे, जो हमें बताया गया था कि हम लड़ रहे हैं, उससे हमने सब कुछ खत्म करके लॉक एंड की में रख दिया। तो कैसे एक शख्स जिसने इतने साल उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा 99 सर, आप सर समझते क्या हैं? यानी बज़ाहिर तो हुक्मरानी है लेकिन वो एक सियासी गर्दाब में है जो अपने नैरेटिव से हटे हुए हैं।
अब उस सियासी गिरदाब से क्या मुस्तकबिल करीब में वो निकलते हुए दिखाई देते हैं या फिर कंप्रोमाइज पर्सनैलिटी आपको नजर आती? कॉम्प्रोमाइज ही रहेंगे। अब तो इट्स टू लेट। देखे ना, मसला ये है कि उनके जो सबसे बड़े हरीफ है इमरान खान, वो चैंपियन कर रहे हैं सिविलियन बालादस्ती के कॉज को। वो डेमोक्रेसी और सिविलियन सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और अदलिया की आज़ादी, ये तमाम चीज़ों के वो चैंपियन बन के और बहुत आगे निकल गए हैं। अब अगर नारा लगाएंगे मियां साहब, तो वो उनकी बी टीम का तो हिस्सा हो सकते हैं और वो होना भी नहीं चाहेंगे और होना भी नहीं चाहिए। तो सर, अभी के मंजरनामे में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहां पे स्टैंड देखते हैं? उनके रहनुमा ये कहते हैं, तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विफाक छोड़ के सिर्फ पंजाब के ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहती है और ये मुमकिनात में से है कि वो विफाक में वजारतें ही छोड़ जाए। ये तो हकीकत है कि मुस्लिम लीग का हमेशा से जो ज्यादा फोकस रहा है वो पंजाब में रहा, और उसकी वजह सिंपल सी बात है कि पंजाब में अगर हुक्मरानी करेंगे, अपने आप को पावरफुल करेंगे, तो फाक में हुकूमत कर सकते। उल्टा तो नहीं हो सकता कि जी आप फाक में बैठे हुए हैं और पंजाब खो दें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उनके लिए हमेशा से दैट इज वाई PMLN ने कभी भी दूसरे सूबों में कोई फोकस किया ही नहीं, चाहे वो सिंध हो जो दूसरा बड़ा सूबा है, कराची को ले लें आप, जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, जहां सबसे ज्यादा MNA और MPA की सीटें होती हैं, वहां वो कदम भी नहीं रखते इलेक्शन कैंपेन के लिए। कोई बड़ा लीडर यहाँ नहीं आता। तो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि पंजाब पर कितना उनको पता है कि जी GT रोड पर जीत के तो वफाक में हुकूमत बना लेंगे। पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है इस तमाम प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो बेनिफिशरी है वो पीपल्स पार्टी है, PTI या PMLN के मुकाबले में। PMLN ने तो अपनी सियासत खत्म करके हुकूमत ली है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल खुश है, सिंध की हुकूमत उनके पास है। और ये भी मैं कह दूं कि PMLN और PPP के दरमियान अगर देखा जाए तो PPP फॉर्म 47 के बेसिस पर नहीं आई है। इंटीरियर सेंस में वो जेन्युइनली सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है और काफी अरसे से है। उनका मुकाबला एक आध सीट पर जाहिर सी बात है किसी को कंसर्न जरूर हो सकता है, बट इंटीरियर सेंस तो वो हमेशा से, और इस दफा भी उन्होंने जेन्युइनली जीता फॉर्म 45 के बेसिस पर। और कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे भी, 2 गवर्नर्स भी उनके हैं, प्रेसिडेंट भी उनके हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, और हुकूमत में जो रहने के मजे होते हैं, काम करवाना और ये सारी चीजें वो भी उनकी होती हैं, और अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं है। और PMLN पर जितना भी क्रिटिसाइज करना होता है वो करते रहते हैं, उनके लीडर्स भी करते रहते हैं। तो वो दे आर वेरी वेल प्लेस्ड, और उनकी नजरें जो हैं अगले इलेक्शन या चेंज पर हैं। तो PPP विल बी द ओनली चॉइस दैट विल बी लेफ्ट टू गवर्न पाकिस्तान। अच्छा जुबैर साहब, आप समझते हैं कि आज के दौर में किसी भी सियासी जमात को ख़त्म किया जा सकता है? एक वक्त था जब ऐसा होता था, लेकिन आप समझते हैं कि जब हर शख्स जो है बाशऊर है तो उस वक्त में ख़त्म किया जा सकता है? बाशऊर तो पहले भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही सोचा किया है, चाहे वो अवामी लीग थी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको खत्म और कुचलने की कोशिश की गई, और उसके नताइज हम सब ने देखे कि पाकिस्तान टूट गया उसके चक्कर में। हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी को जनरल ज़िया ने खत्म बर्बाद करने की कोशिश की, जान से इसलिए मारा था कि भुट्टो का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन 50 साल के बाद उनके नाम से ही वोट मिलते हैं पीपल्स पार्टी को। तो और ये जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, जो मेरे नजदीक जो हमारी समझ में कमी होती है और इंसाइट नहीं होता, पाकिस्तान एक वफाक है मुख्तलिफ सूबों का, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज का, और इसमें एक वफाकी पार्टी का 1 या 2 या 3 जितनी भी हो वो बहुत लाजमी जुज होता है। जिस तरह बेनजीर के हवाले से कहते थे 4 सूबों की जंजीर, वो वफाकी पार्टी थी। इस वक्त अगर वफाकी पार्टी एक है अगर कोई, तो वो PTI है, और वो आप कहीं भी देख लें, मतलब किसी से एक अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किस PTI के लिए। दूसरी तरफ आप वो देख लें जो कि आपके जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी है? PTI की। मुहाजिरों में सबसे ज्यादा सपोर्ट PTI की, पख्तून्स में सबसे ज्यादा सपोर्ट, पंजाबीज में सबसे ज्यादा सपोर्ट। तो एक सबसे मॉडर्न लिबरल भी सपोर्ट करता है PTI को, और सबसे कंजर्वेटिव भी PTI को सपोर्ट करता है।
ये वफाक की अलामत होती है। उसको अगर आप खत्म कर देंगे तो आप वफाक का समझे कि कितना नुकसान होगा। और मैं जो ये बात कर रहा हूँ, कोई डिनाई करते इस बात को कि सबसे लिबरल मॉडर्न पाकिस्तानी जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं, या सबसे ज्यादा मिडिल क्लास एजुकेटेड जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप उसको खत्म करेंगे, जो एक बाइंडिंग फोर्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जैसा PMLN ने तो खुद फैसला किया कि हमें इंटरेस्ट नहीं है वहाँ सिंध से फॉर एग्जांपल, या KP से, या बलूचिस्तान से। पीपल्स पार्टी कोशिश करती है लेकिन वो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड है सिंध की हद तक। तो वफाक में और हर तबके के हवाले से, अपर मिडिल क्लास में भी, लोअर मिडिल क्लास में, और गरीब तबके में भी, और मिडिल क्लास में भी, हर एक में अगर रिप्रेजेंटेशन आपकी है तो ये वफाक की अलामत है। और पीपल्स पार्टी को जैसे कुचलने की कोशिश की थी और कर दिया, फिर उसका नतीजा भी हमने देखा कि ज़ियाउल हक ने इतना उसको नुकसान पहुंचाया, PMLN को नुकसान पहुंचाया गया जब मार्शल लॉ लगाया 99 में। तो ये कोई अच्छी बातें नहीं होती। ये तो हम समझते हैं कि ये करके, और जंग ही इस वजह से होती है, जो समझने की बात होती है कि क्यों जंग होती है। तो हमेशा हर पॉपुलर लीडर क्यों फेस करता है कॉन्सिक्वेंसेस। जब वो नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर थे तो वो अंदर बंद, उनके खिलाफ 50 केसेस। जब इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं तो वो बंद है और उनके खिलाफ पता नहीं 200 केसेस हैं। जब जुल्फिकार अली भुट्टो सबसे पॉपुलर थे तो वो अंदर बंद थे। जब मुजीबुर रहमान सबसे पॉपुलर थे तो वो अंदर बंद थे। मतलब आप खुद एक कोई बाहर का बंदा हमारे से बात करता है, पूछता है, तो कहते हैं यार आपके मुल्क में होता क्या है, आज से 6 साल पहले सारे गलत काम नवाज शरीफ करता था इसलिए अंदर बंद था, और अब वो सबसे अच्छा हो गया, पवित्र हो गया, और अब सारे गलत काम इमरान खान करता है। कोई जहन मानेगा इस बात को? यानी जहन के अंदर जो इस वक्त मुनाफरत पाई जाती है, उसी मुनाफरत की वजह से ये सियासी तकसीम पाकिस्तान को इस नहज तक ले आई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर उमर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सेनेटर अब्बास बप्पी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और अब्बास बप्पी कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि मुज़ाकराती अमल जो है उसका तीसरा राउंड बड़ी अहमियत इख्तियार करता है, और तीसरा राउंड नहीं हो रहा, फैसला भी नहीं आ रहा, और फैसला तीसरी बार ही जो है वो मुलतवी किया गया, और फैसला जो आगे डाला गया और उसके बाद के जो मंदरजात हैं वो भी बड़े काबिल गौर हैं। क्योंकि एक तरफ एजाज चौधरी साहब जो हैं 18 माह बाद उनका जाके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होना, और ऐसी सूरत हाल के अंदर ये आगे जो दिन आने वाले हैं उसमें हुकूमत और अपोजिशन के माबैन सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, या फिर ये खलीज जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का अंदरूनी अहवाल क्या है, ये एक बुनियादी सवाल है। तहरीरी मुतालिबात जो ये हैं उसकी अशकाल और उसकी हैयत किस हद तक तब्दील होगी, और इस ज़िमन के अंदर हुकूमत किस हद तक जो है वो एम्पावर है, ये एक सवाल है। और एक बिलखुसूस बात यह है कि कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था, इस मुलाकात से पहले बैरिस्टर गौहर ने जो कहा था कि हम जाएंगे, बैठेंगे, और अगर जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी ना दी गई तो फिर जो है सूरत हाल इस नहज तक पहुँचेगी कि शायद हो सकता है चौथा राउंड ना हो। तो अब की सूरत हाल क्या है और हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऑन अब्बास बप्पी साहब ने। ऑन अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑन अब्बास साहब, सबसे पहले बात तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक तरफ आपके पुराने रफ़का उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना, दूसरी तरफ जो फैसले सुनाने थे उसमें तातुल आ जाना, मुलाकात में रुकावटें पहले देखने में आई फिर मुलाकात का हो जाना, हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं या फिर सिर्फ इम्पैक्ट हुकूमत डालना चाह रही है गुड जेस्चर? मेरे ख्याल में इसमें ना हवाओं का रुख भी थोड़ा तब्दील हो रहा है जी। अगर आप देखें जो सेनेट एजाज चौधरी साहब का प्रोटेक्शन ऑर्डर है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुसलसल पिछले 1.5 साल से एक सेनेटर जेल में है, और हम बारहा हुकूमत से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और इस वक्त भी जो पिछले चेयरमैन सेनेट थे उनको भी कहा था कि जी आप क्लियर कर, लेकिन अनफॉर्चुनेट ना उन्होंने किया। अब गिलानी साहब से रिक्वेस्ट की तो आज उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया, बट मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट अभी भी उनको शायद पेश ना करे, ये उनकी हट धर्मी है।
लेकिन दो के वो एज अ सेनेटर उनका राइट बनता है, बट यहाँ पे कौन सा किसके हकूक चल रहे हैं? पाकिस्तान में तो वैसे भी जंगल का कानून है, जो कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है। जहां तक फैसला ना सुनाना है, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली अपने हिसाब से देखता हूँ। देखिए, अगर ये समझते इतना ओपन एंड शट केस है तो सजा सुना देते। खौफ किस चीज का? पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी, अब 17 जनवरी। मैं बताऊं 17 को भी ना सुना। उसकी वजह दो नजर आती है। इनके ऊपर जो एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, जो इन्होंने एक ड्रामा किया, एक नैरेटिव बिल्ड किया कि जी हम इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पॉलिटिकल एंगेज कर रहे हैं। अगर ये सजा सुना देते हैं तो वो इनका नैरेटिव किल हो जाएगा। भाई आप तो कह रहे हैं आप एंगेज करें, आपने 10 साल की सजा सुना दी, वो भी ऐसे झूठे केस के अंदर। और अगर ये स्पेयर कर देते तो फिर इनके पास जवाब खत्म हो जाएगा, खान साहब को कैसे रखा जाए। तो ऑब्वियसली 9 मई जैसा हौसला जो फारिग किस्म का केस है उसमें तो रख नहीं सकते। इससे पहले अपना निकाह जो अदर केस है वो खत्म, तोशा खाना खत्म हो चुका है, पीछे बचा तो कुछ भी नहीं है। सो अल्टीमेटली इनको खान को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा इशू इनको डर है कि अगर इस स्टूपिड से केस में फैसला कर देते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला चला जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट पिंडी में बड़ा फर्क है। वहां पे फैसले डिक्टेट होते हैं, अंदर अंदर जो कुछ कोर्ट लग पड़ा है डयाला जेल में हो रहा देखा जाए। हाई कोर्ट के अंदर सवाल होंगे, जवाब होंगे, वकला होंगे, सहाफी होंगे, चीजें रिपोर्ट होगी। शायद इस झूठ को इस तरीके से ढकोसले को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली अब वो खौफ में है कि फैसला अनाउंस करें या ना करें और इसी तरह किसी चीजों को लंबा किया जाए। सो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि अब ये प्रेशर को फील हो रहा है और ये किसी तरीके से सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं। इतना असर कर सकते हैं 1.5 साल के बाद? आई एम नॉट श्योर, बट आई कैन टेल यू दैट आई फील टुडे कि आज मुझे फील हो गया कि ये बहुत शदीद प्रेशर में गवर्नमेंट और ये मुज़ाकरात का जो जितना भी अरसा ये चला सकते हैं चलाएंगे। अदरवाइज हमारी तो कंडीशंस बड़ी क्लियर है कि हजूर वो 2 चीजें जुडिशल कमीशन बनाइए 26 नवंबर का और 9 मई का, और जो पॉलिटिकल प्रिजन पे केसों को रोक दीजिए और जो वहां पे कोर्ट से फैसला आएगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आई एम श्योर कि उनको सेंस ऑफ फेयर इतना है कि जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो जुडिशरी अगर इनके हाथ से निकल गई, जो कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शायद कंट्रोल करना इतना इन पे ना हो, तो आई थिंक ये फेयर उनको जुडिशल कमीशन ही बनाने देगा। और अगर पॉलिटिकल प्रिजन की बात है, खान साहब रिहा होते तो शायद मुझे तो हुकूमत 2 दिन भी चलती नजर नहीं आती। सो मुझे नहीं लगता शायद ये हमारे मुतालबात भी मानेंगे, बट एनीहाउ लेट्स सी। अच्छा औरंगाबाद साहब, मुझे ये तो बताइए, मुज़ाकरात क्या आप उसमें कोई ब्रेक थ्रू देखते हैं? सर दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा। मैंने क्या मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू देखते हैं? अच्छा देखिए, अल्टीमेटली ये तो गवर्नमेंट ने साबित करना है साहब, ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। हम तो उस मेज पे बैठ सकते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले हम दहशतगर्द थे, हमारे ऊपर कांटे मारे गए थे, हमारी रेड लाइन थी, हमारे मिलिट्री कोर्ट ट्रायल थे, आज हमारे साथ बैठ रहे। सो हम बैठ जाएंगे, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने बताना। देखिए, मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात तो नहीं होने ना, उसमें से कुछ निकलना चाहिए। कुछ TORs हमने तो बता दी, अब गवर्नमेंट भी बता देगी वो किस TORs पे बात करना चाहती है। लेकिन अगर उस TOR का मकसद ये है कि खामोश हो जाए, चुप हो जाए और तब सारी चीजें, ऐसा नहीं होने लगा। पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है। राना साहब यकीन करें, 2 साल में जितना कि पाकिस्तान ने सफर किया शायद 70 साल में नहीं किया। इससे पहले हमें पता नहीं था कि कौन हुकूमत बताता है और कौन गिराता है। 5-10 हज़ार की रेगिंग हमने सुनी थी, 1-1 लाख की रेगिंग पहली दफा देखी है। वजीर आजम गिरते देखे थे, लेकिन ऐसा शख्स जो अपनी MNA की सीट ना सके उसको आप बिठा के प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, पहली दफा देखा। जो चीफ मिनिस्टर बनाई है वो 25,000 वोट लेके उसको जनाब 1 लाख पे करके आपने जिता दिया। ये चीजें पहली दफा ये सवाल इस कौम ने देखे। सो ये कौम रुकने वाली नहीं है। हैविंग सेड दैट, मुज़ाकरात सिर्फ ड्रामेबाजी की हद तक नहीं होने चाहिए, उससे कुछ निकलना चाहिए। और हम समझते हैं, हम किसी को गुड इंटेंशन में हम चाहते हैं कि उनके मुज़ाकरात में कुछ निकले, लेकिन ये सारा डिपेंड गवर्नमेंट पे करता है। हमें क्या, हम तो पहले भुगत रहे फिर भुगत रहेंगे। हमारी सियासी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, पर्चे हमारे पास चल रहे हैं, लीडर हमारा जेल में, हमारी लीडरशिप सारी जेल में, मतलब हमारे पास तो कुछ भी अब गंवाने को नहीं बचा, हम तो सब कुछ गंवा चुके हैं। अल्टीमेटली अगर अवाम ने, रियासत ये समझती है कि उसने अवाम के करीब होना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेके जाना है, दे हैव टू फाइंड अ वे आउट कि वो हमारे साथ कैसे इंडल्ज करते हैं और चीजों को उसमें से ब्रेक थ्रू करते हैं। अच्छा, और अब्बास साहब एक ये बताइए, जैसे आपने अभी बात की नीयत के हवाले से कि हमने इकदाम बेहतरी के लिए उठाए हैं, आज वॉकआउट कर जाना और ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि ईवान को डिस्टर्ब करना, मुज़ाकरात को डिस्टर्ब करना है, और माजी के अंदर इस बात का इयादा करना उस मुज़ाकराती सेशन के अंदर बैठ के कि कोई ऐसा अमल नहीं अपनाया जाएगा जिससे ये मुज़ाकराती अमल सबूताज हो, तो इस रवैये पे क्या कहेंगे? यासिर साहब, क्या मुज़ाकरात के अमल के दौरान या असेंबली के सेशन में चाय पीने की इजाजत है या नमाज पढ़ सकते हैं? ये क्या बात? एक असेंबली के अपने प्रेरोगेटिव्स हैं, वहां पे अपनी एक रिवायात है, प्रोटेस्ट करना असेंबली की रिवायात में है।
आज एक फैसला एक्सपेक्टेड था जो कि हमें पता है गलत फैसला, खान साहब हमने उसमें प्रोटेस्ट कर दिया। अगर ये समझते हैं जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं हम उस तक कुछ ना बोलें, ये नहीं हो सकता। अब जहां तक ख्वाजा आसिफ की बात है, मैं आपको क्लियर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा जो चाहता है कि मुल्क आगे बढ़े और कहीं बात हो, और एक वो धड़ा जो ख्वाजा आसिफ जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, वो शायद ये चाहते हैं कि इस किस्म की किसी किस्म की बात आगे ना चले। अब ये उनके घर का इशू है। अल्टीमेटली आज जो प्रोटेस्ट किया गया उसकी वजूहत सिंपल है भाई। हमें कल फॉर एग्जांपल मैंने एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर आपने जिक्र किया, कल एजाज चौधरी साहब नहीं पेश होते तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा। और अगर मैं प्रोटेस्ट करता हूं, आप कहते हैं देखिए जी मुज़ाकरात हो, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? भाई एक लीगल इशू है, एक सेनेटर को लाना था, नहीं लाया गया, मैं उसमें प्रोटेस्ट करूंगा। मैं आईजी पंजाब को बुलाऊंगा, मैं आईजी जेल खानाजात को बुलाऊंगा, मैं होम सेक्रेटरी पंजाब को बुलाऊंगा, तो हम उसको विल टेक टू टास्क। अब इस पे कहिए आपने इनसे बात नहीं करनी क्योंकि मुज़ाकरात ऐसा, लाइफ हैज टू गो नॉर्मल, जो रवायात है वो चलेंगी। आपने अपना काम कर रहा है, हम अपना काम, मुज़ाकरात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब एक सेड दैट आप ख्वाजा आसिफ और ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट देखें, वो हर बात पे कहते हैं ये ट्वीट जो किया मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये प्रोटेस्ट किया अब फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और भाई छोड़ो इसे, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम आउट ऑफ इट, बी ब्रेव इनफ। वो थोड़े सैनिटी आनी चाहिए। पता नहीं ये लोग कहाँ से आए, हर बात के ऊपर इनको जो है ना वो थोड़ा एतराज आ जाता है जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर 1% मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, 1% मैं कह रहा हूँ, अल्लाह करे कामयाब हो, ये पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात है। अगर ये मुज़ाकरात 1% मैं कह रहा हूँ कि कामयाब नहीं होते, तो क्या तहरीक इंसाफ वेट करेगी, नई एहतजाज की हिकमत भी तय करेगी? अच्छा देखें, हम एक पॉलिटिकल जमात है और पॉलिटिकल जमातों के पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। आपको जैसे पता मुज़ाकरात काम नहीं है तो पहला हमने कार्ड अपना बता दिया है, वो है ओवरसीज पाकिस्तानी का, कि वो तरसेलात जो पाकिस्तान भेजते हैं हम उनसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं रोकता हूँ, हुकूमत दावा, मैं यहाँ पे रोकता हूँ आपको, हुकूमत दावा कर रही है कि पहले से ज्यादा बाइट से रकम आई है, हुकूमत का ये दावा है। अभी तक खान साहब ने इसके ऊपर क्लियरली अपना स्टांस नहीं दिया। उन्होंने 31 जनवरी की तारीख दी, उन्होंने कहा जब तक मुज़ाकरात चलते हैं हम इस चीज को अपनी जगह पे पेंडिंग करते हैं। हैविंग सेड दैट, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान में 2 किस्म की रेमिटेंसेज आती हैं। एक रेमिटेंस आती है उन लोगों की जो वहां पे डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो अपने घरों में अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, जिससे उनके घर का चूल्हा है। वो यकीनन कम नहीं हो सकते। वो कैसे हो सकता है अपने घर पैसे भेजे अपनी माँ को, अपने बच्चों को, या स्कूल के खर्चे, इलाज के खर्चे, वो नहीं रोके जाए। एक वो पैसे हैं जो पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान का आपका जो हाउसिंग सेक्टर है वो चलता है, आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलता है, आपकी और बहुत से इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो है असर जिसकी वजह से आपके ऊपर असर आएगा। और अगर खान साहब कहेंगे तो शायद ओवरसीज पाकिस्तानी वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड मनी शायद ना भेजें। और ऑब्वियसली उसकी डेट खान साहब ने 31 तक कह दिया है कि हम 31 तक देखेंगे। अदरवाइज ये पहला कार्ड। इसके बाद एहतजाज करना, सड़कों पे आना, असेंबली के अंदर गवर्नमेंट के बिजनेस को रोकना, हमारे पास है बहुत से कार्ड्स। अभी तक हमने असेंबली के बिजनेस को नहीं रोका। डू यू रियली थिंक कि 90 मेंबरान कौमी असेंबली को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते? यू कैन नॉट रन द बिजनेस। हम 20 सेनेटर्स अगर चाहें तो 100 सेनेटर्स के ऊपर भारी हो सके, सेनेट को रोक सकते हैं, लेकिन फॉर अ गुड स्पिरिट हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमें निवास के साथ लगाया गया तो हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। और इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के वक्त कितने भी ऑप्शन है, और अल्टीमेटली कुछ नहीं तो फिर सड़क पे भी आ सकते हैं। और डी चौक पे वैसे आपस की बात है, अगर ये गोलियां ना मारे तो फिर डी चौक पे भी दोबारा आ सकते हैं। लेकिन 25 करोड़ आवाम के सामने अगर कोई गोली लेके आ जाए, कौन कब तक खड़ा होगा? बट हैविंग सेड दैट, हम फिर सड़कों पे भी आ सकते हैं, ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, नवीद कंवर साहब कहते हैं कि 31 तारीख की जो डेडलाइन है वो समझ से बालातर है। आप लोग कहते हैं कि 31 तारीख तक ही कुछ ना कुछ हासिल हुसूल हो तभी कुछ आगे बात बढ़ सकती है। बिलखुसूस इब्तदाई जो निकात है कि जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। फ़र्ज़ कर लें कि हुकूमत लिख देती है जुडिशल कमीशन के लिए, लेकिन 31 जनवरी तक उसका क़याम अमल में नहीं आता, या ऐसी इंटेंशंस वज़ा कर दी जाती हैं कि हाँ हम लिख देते हैं, तो तब भी 31 जनवरी होगी या उसमें फिर कुछ लचक दिखाई जा सकती है? ऐसे जैसे देखिए, आपके सवाल के 2 पैरा है। पहली बात कि 31 की डेट क्यों दी गई? ला हासिल गुफ्तगू नहीं की जा सकती, इनडेफिनेटली मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जी मुज़ाकरात चलते रहेंगे, पूरा 2025 कर लेते हैं, अगले साल जाके जनवरी डिसाइड कर, ऐसा नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी डेडलाइन।
यहाँ तक मुज़ाकरात करेंगे, उसके बाद कंक्लूसिव कोई चीज निकलेगी। मिसाल के तौर पे कंक्लूसिव चीज निकल आती है, जुडिशियल कमीशन अगर गवर्नमेंट हमसे एग्री कर लेती है और उसमें कोई 1-2 दिन ऊपर नीचे को नोटिफिकेशन, और जुडिशियल कमीशन का नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट ने करना ना, अल्टीमेटली लॉ मिनिस्ट्री में से जो सेक्रेटरी लॉ है उसे नोटिफिकेशन कर रहा है कि फलाने 5 जजेस ये जुडिशियल कमीशन है, उसमें 1-2 दिनों ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इंटेंशंस पता चल, बच्चे हम भी नहीं है, कोई लॉलीपॉप ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमें दे दो हम चुप करके मान जाएंगे। प्रैक्टिकली सम प्रूफ विल बी देयर और जिसकी बेस के ऊपर चीज आगे जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को पॉजिटिवली कोई ना कोई काम दिखाना पड़ेगा। हमने ये कहा था कि जी और कम से कम नहीं तो जो मिलिट्री ट्रायल के वाले से हमने कहा था वो बात नहीं मानी कि 67 लोगों को सजा दे दी गई, 19 माफ हुए थे, 67 बकाया बच के 4 से 10 साल सजा दे दी। अब अल्टीमेटली उसके बाद हमारे हजारों कारकुन अभी भी मौजूद है। 26 नवंबर के कम से कम 8 से 10 हजार लोग इस वक्त शायद जेलों में मौजूद होंगे, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई, सो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे और अल्टीमेटली इन 2 जो हमारे मेन मुतालबात है उसमें से 1 या 2 जिस पे अभी पहले एग्री करेंगे उसके ऊपर कोई कंक्रीट कोई स्टेप भी दिखाना पड़ेगा। Once it is there, then we can move ahead with that जी। तो ये ऐसा कोई इशू नहीं है, हमें भी पता चल जाएगा वो कहाँ खड़े हैं और उनको भी जज हो जाएगा हम कितनी चीजों को कहाँ से पकड़ सकते हैं जी। अच्छा अनवर साहब, आपके एक हैं शेर अफजल साहब, वो पहले तो पार्टी के रहनुमाओं पे तनकीद करते थे, अब खान साहब पर भी तनकीद करने से बाज नहीं आते। जज्बाती हैं, किसी के हाथ में खेल रहे हैं, किसी के पेरोल पे हैं या बिल्कुल सच्चे हैं? अच्छा, मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं करूंगा, उसकी वजह बता दूं। एक तो हमारी पार्टी के अंदर है शो कॉज, नहीं बात तो पार्टी के बाहर हो रही है ना, बात तो टीवी चैनल पे हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, मतलब वो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज शो कॉज नोटिस शायद अपेरेंटली उनको, जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे, शायद उनको इशू हो चुका है, तो उसके बाद वो अपना जवाब देंगे और पार्टी उस पर फैसला करेगी। बट बरहान साहब वेरी फ्रैंकली बताऊं, ये पार्टी का इंटरनल इशू है। मैं बात इसलिए टॉक शोज पे जाके लोग कहता हूँ इतने बड़े नेशनल इशूज हैं, खान साहब के इशूज हैं, हम उसमें से पार्टी के इंटरनल इशूज को निकाल लेते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। और विद इन अ वीक 10 डेज आपको अंदाजा हो जाएगा, पार्टी या खान साहब पॉलिटिकल कमेटी या खान साहब जो फैसला करेंगे सबको पता चल जाएगा। एज ऑफ टुडे ही इज इन द पार्टी। मैं किसी तौर पे कोई स्टेट जो उनको तकलीफ दे किसी, मैं उससे थोड़ा सा दरगुजर करूंगा सर। चले, मैं तो वैसे इसके ऊपर जो दीगर 2 शख्सियात हैं उनके बारे में भी पूछना चाह रहा था, लेकिन अब ज़रा उसके बारे में तामुल मिजाजी से काम लेता हूँ। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लियर कट मौक़िफ़ ये सिंध के मामले पे क्या है, नहरों वाले मामले पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी, अच्छा, वेरी फ्रैंकली ये एक डिसाइडेड प्रिंसिपल है जो अपनी जगह पे मौजूद है कि चारों सूबों में पानी की तकसीम इरसा के थ्रू हो चुकी है। जो इशू पिछले दिन हमारी गवर्नमेंट में भी उठाया गया था और बाद में फिर अभी भी इशू आया, वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे था कि ऐसी नहरें जो कि मौसमी बेस पे चलती हैं उनमें शायद पानी कम जा रहा है या ज्यादा जा रहा है, या लीकेजेस अगर कहीं पे पीछे ज्यादा हो गए उसकी वजह से पानी कम हो गया तो उसकी डिवीजन देख लेते हैं, या पानी वेस्टेज अगर ज्यादा हो रही है, दरिया सिंध का पानी अगर फॉर एग्जांपल समंदर में जा रहा है तो उस पे पंजाब ने इशू रेज किया था कि अगर वेस्ट ही होना तो पीछे रोक लिया जाए, चाहे शायद कुछ लग जाए, जिस पे सिंध ने जवाब दिया था कि जरूरी नहीं कि सारा पानी फसलों को लगाया जाए, ये पानी जमीनों को रोटेट करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को लेवल करने के भी हो सकता है। सो ये टेक्निकल इशू है। हमारा पॉइंट ये है कि लेट द टेक्निकल पीपल स्पीक ओवर इट, इसको पॉलिटिकल फैसला ना बनाया जाए, अना का फैसला, चाहे वो सिंध बना रहा हो चाहे पंजाब, जो लीगल जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो वाटर के लोग हैं, वो बैठ जाएं और इस पे जो टेक्निकल फैसला है, अल्टीमेटली ये पाकिस्तान का पानी है, ना ये सिंध का है ना ये पंजाब का, ये पूरे पाकिस्तान का है। अगर वहां वेस्ट हो रहा है, यहाँ बचत हो सकती है या यहाँ से बचत वहां वो हो सकता है, इट शुड बी यूटिलाइज। इसके ऊपर पॉलिटिकल गेम ना करनी चाहिए क्योंकि पानी पहले ही कम है और किसान पहले ही बदहाल है। सो मैं खुद किसान हूँ, आई अंडरस्टैंड पानी कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ लाइन है। सो मैं ऐसे कोई बात करूँ उनको तकलीफ हो, लेट द टेक्निकल एक्सपर्ट्स टॉक अबाउट इट, एंड पॉलिटिकल हमारे जैसे लोगों को इससे परहेज ही करना चाहिए। अच्छा, एक कल अली अमीन गंडापुर की एक बड़ी तवील मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा खान साहब से 1-to-1 हुई और उसके बाद जाके कमेटी से कोई ख़ास बात जो गुफ्तगू हुई वो हुई। क्या अली अमीन गंडापुर को पता चला, कोई पैगाम लेकर आए थे या अली अमीन गंडापुर को हदायत की गई, क्या चला? अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं, अली अमीन साहब ने अभी तक हमें पॉलिटिकल कमेटी में ऐसे शेयर नहीं किया, लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनके जो खान साहब से बात हुई वो आके बाहर उनके जो हमारे स्पोक्स पर्सन है हामिद रजा साहब, उन्होंने सारे पाकिस्तान को बता दिया था। ऑब्वियसली अली अमीन के जो मेजर इश्यूज ऑफ कोर्स जो होते हैं वो ऑफ कोर्स हैज रिलेटेड टू केपीके प्रोविंस,
उसमें जो वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, खासतौर पे जो हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उस हवाले से ज़्यादा बात करने गए थे और कहीं ना कहीं उनको इंटरैक्ट करना पड़ता है विद दी अस्करी इदारों के साथ, उनके सरबराहान के साथ। उस हवाले से शायद उन्होंने कहीं कॉन्फिडेंस में लिया हो। बाकी हमें उन्होंने ऐसे को ब्रीफ नहीं किया, बट आई एम श्योर कि मेजर जो कंसर्न था वो कुरम एजेंसी का था और हमारे फाटा के इलाके में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो खान साहब को ब्रीफ करने गए थे कि वो सिचुएशन क्या चल रही है। अदरवाइज इसके अलावा जो पॉलिटिकल इशूज है वो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी से खान साहब ने डिस्कस किए थे, जो उन्होंने बात ब्रीफ कर दी कि जी मुज़ाकरात को कंटिन्यू रहना चाहिए 31 जनवरी तक। एंड आई एम श्योर वो खान साहब एग्री कर रहे थे कि अगर इन 2 इशूज के ऊपर को बाज़ाब्त होती है तो फिर चीज़ों को आगे देखा जाए, अदरवाइज 31 के बाद इसके ऊपर टोटल होल्ड डाल दिया जाएगा। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया अब्बास बप्पी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने